बरगेदी किरदार जो तीफी बट है, अच्छा। पहली तफ्तीश में भी वही है, अब वाली तफ्तीश में वही आ रहा है। इंटरपोल के जरिए तो हमारे पास इतनी ताकत है ही नहीं, दूसरे मुल्क में बंदा ही नहीं देते। अभी तीफी बट के पीछे ये लगे हुए हैं ना, तो शायद वो ले भी हैं, लेकिन ये ज्यादातर होता है कि केस का प्रेशर कम करने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। एहसन शाह के ऊपर जो जुर्म बन रहा है ना, जो जुर्म उसके ऊपर डाला जा रहा है या बन रहा है, या जिसमें उसको फंसाया जा रहा है, या जिसमें वो इन्वॉल्व है, मैं ऐसे कह लेता हूँ, 2 से 2.5 महीने बस की बेल हो जाएगी बस। तीफी बट ने एक दफा फोन किया था टीपू को 2006 में कि ना मैंने तुम पे हमला करवाया, ना मैंने तुम्हारे बाप को मरवाया है, मैं दाता दरबार, खाने काबे, मस्जिद नबवी, जिधर आप कहते हो जाके न्याय दे सकता हूँ। ये बात बच्चू पहलवान और भाई पहलवान जिंदा है ना, मैं कई इंटरव्यूज में बता चुका हूँ, आप जाकर उनसे पूछ लें। टीपू ने ना, तीफी बट ने उसको ये भी कहा था टीपू को ना कि भाई मैं तुम्हें हलफ भी देता हूँ, और जो तुम्हारे गरीब गनमैन मर गए हैं ना 5 अवाने अदल में, मैं फी कस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए लगाओ, 10 करोड़ रुपए अलग से देता हूँ, वो उनके घर वालों को दे दो, आपकी इज्जत भी रह जाएगी, और मेरा न्याय ले ले। मैं आपके साथ ना आपका दुश्मन हूँ, ना मेरे घर से हनीफा वगैरह उठ के आपके बाप बिल्ले को मारने गए थे, ना ही मैंने अवाने अदल वाला हमला करवाया। बट साहब मेरी ख्वाहिश है कि मैं माम बड़ा बनवाना चाहना वा, तो मैं चाहना मेरे को पैसे होंगे मैं वो बनवा रहा हूँ, ताड़ा महल मर जाएगा, मेरा माम बड़ा बन जाएगा, 5 करोड़ में को डील हो गई है। उसको ये जवाब दे रहा हूँ कि बगैरता तेरी इस घटिया हरकत ने जो है ना, हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बलाज को किस तरह से खिला रहा था, वो खिलाने के बाद वो कितना उसने अपने आप को सेव किया, वो सऊदी अरब चला गया, टिंड उसने नहीं करवाई क्योंकि आगे टिकटॉक बनाने थे। केस से बचने के लिए वहां पे अपनी जो है ना एलिबाई बनवाई। पाकिस्तान आया, 302 भी पड़ गई और टिंड भी हो गई, दोनों चीजें हो गई ना। मुकाफाते अमल देखें, आपके पास तोते और चिड़िया, मेरे पास दियो और जिन है, वो जाकर अंदर से ले आता है। ये जो आपका दियो और जिन है, ये कोई वर्दी में है या बगैर वर्दी के? नहीं, बगैर वर्दी के हैं, और ये जो है ना बड़े दम, इनका बड़ा पुख्ता दम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम देखने वाले अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बलाज जो मर्डर केस है उसकी जो अपडेट के हवाले से इस वक्त हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज इमरान कीश्वर साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी है, और मेरे ख्याल तीफी बट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये मरकजी जो किरदार है वो यही है। क्या अपडेट्स हैं, शाहिद चौधरी साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। चौधरी साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब क्या अपडेट्स हैं, क्या मामला है? अपडेट्स ये हैं कि तफ्तीश जो है वो मेरा ख्याल आफ्ताब फुल्लरवान साहब के पास आ गई है, और इसमें जो है आपको पता है कि वो किस तरह के अफसर हैं। मजीद अगर कोई कमी बेशी रह गई है, कोई ऐसी बातें जो पिछली टीम जो थी वो उनको टाइम नहीं मिल सका, या उनसे तफ्तीश चेंज हो गई, वो सारी मंजरेआम पे आ जाएंगी, और इसका सही पोस्टमार्टम करने के लिए सही बंदे के पास केस चला गया। ये आपको मैं एडवांस बता दूं। ये जो कैप्टन लियाकत साहब को चेंज किया गया, और मुझे किसी ने बताया कि जब टीपू ट्रका वाले पे भी हमला हुआ था तब भी ये जो है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे, और फिर इन्हें तब भी चेंज करवा दिया गया था। वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये आईजी साहब की पॉलिसी है, उसके मुताबिक अगर उन्होंने इनको लाए हैं, वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को अगर सीआईए के इस ओहदे पे लाकर उन्होंने बिठाया, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मसलहत होगी। कई लोग इसमें बातें कर रहे हैं, मंसूर भट्ट साहब उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने पोस्ट लगाई है, उन्होंने कहा है ये जो है ना ओन चौधरी के कहने पे जो है ना इनको चेंज किया गया। अब इसमें क्या सरकमस्टांसेस हैं, वही जवाब दे सकते हैं। मैंने भी वो पोस्ट पढ़ी है, मुझे लोगों ने व्हाट्सएप पे जो है उसके स्क्रीनशॉट लेके भेजे हैं, उसमें रियलिटी कितना परसेंट है इस बात पे मैं बात कर ही नहीं सकता हूँ। सिर्फ ये आपको बताया पोस्ट मैंने देखा है। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, तो वो जो भी अफसर होगा, इतना हाई प्रोफाइल केस है, हिंदुस्तान तक जो जगह सही हो गया है, पुलिस मैलाफाइडी कर नहीं सकती, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज इमरान कीश्वर साहब ने मेरा ख्याल है कि कुछ मीडिया के अहबाब से बात की, और बताया जा रहा है कि मरकजी किरदार के हवाले से, तो क्या मरकजी किरदार जो तीफी बट है, अच्छा, मरकजी किरदार वाले, इसमें कौन सी कोई दो राय तो है ही नहीं। वो तीफी बट है, वो हर तरफ, पहली तफ्तीश में भी वही है, अब वाली तफ्तीश में वही आ रहा है, और जाहिर है कि अगर वो है तो अभी तक नाम चल रहा, क्लियर हो जाना था। गोगी भट्ट साहब है, गोगी भट्ट साहब के हद तक जो है ना वो बात, मेरे पास तो कोई ऐसे नहीं खबर पहुंचाई कि मैं कोई गोगी भट्ट को मुलव्वस कर रहे हैं। तीफी भट्ट की तरफ जो है ना क्लू जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हैंडलर उसको जाकर मिला, वो सहूलतकार उसको मिला, सऊदी अरब वाला ये जो एहसन शाह ये भी उसको मिला, तो गोगी भट्ट की कहीं पे भी अभी तक एंट्री नहीं आ रही। यानी कि मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस मिसल में कहीं उनको लिख रही है। जाहिर है कि अगर जुर्म आपके ऊपर प्लांट करना है तो वो सारा वाकया भी तो लिखना पड़ेगा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट है किस तरह से, तो उस हद तक तीफी भट्ट को पूरा इन्वॉल्व किया जा रहा है। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो तीफी भट्ट साहब हैं, मेरा ख्याल है कि वो वाकये के वेरी नेक्स्ट डे जो है वो बिरूने मुल्क जो है वो रवाना हो गए, तो अब इनको वापस लाने की कोशिश की जाएगी, क्या तरीकेकार होता है? वो तरीकाकार का मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर जो है अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, खुद बाहर चले जाते हैं। ये मैं सारी दुनिया को बात कहता हूँ, लोग ये नीचे कहते हैं तीफी भट्ट साहब बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, गोगी भट्ट को बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और अल्लाह के बंदे, इस वक्त वो मुलजम है,
मुलजम जो है ना वो अदालत में भी मुलजम है, हमारे कटहरे के अंदर भी मुलजम है। जब वो क्लियर हो जाएंगे ना, वो या क्लियर होते हैं या गुनाहगार होंगे, फिर उनको उस आंख से देखेंगे जो केस जो है ना एंड में जब पहुंचेगा, जो हालात सामने आएंगे। तो फिलहाल जो है ना कई ऐसे वाकयात हैं कि हमेशा ताकतवर बंदा अपनी एंट्री बैरून मुल्क डाल लेता है, जब वो वहां पे पहुंच जाता है यहाँ पे वाकया करा जाता है। इसमें अगर तीफी बट इन्वॉल्व होता है तो ये बड़ा इतना मैटर तो नहीं, लोग करते हैं ऐसे। अच्छा, ये जितना ये हाइप क्रिएट कर गया और जितना हाई प्रोफाइल केस ये बन गया, तो जाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन जो टीम्स होती हैं और जो रियासती इदारे होते हैं उन पर बड़ा प्रेशर होता है। तो अब ये जो रेड वारंट और इस तरह की बातें हो रही हैं कि इंटरपोल के जरिए जो मुल्ज़मान जो है उनका एक्सचेंज किया जाता है, तो कोई इस तरह की भी चीज़ है कि ये बस एक रवायती अभी जो प्रेशर है मीडिया का, तो इस तरह की अपडेट्स हो रही हैं कुछ अरसे बाद ये मामला भी जिस तरह हम देखते हैं कि रवायती अंदाज में केस ठप हो जाते हैं। एक वो जो था ना मलेशिया से, एक था नुमान के लुकमान नाम था बाट, वो ना गुजरांवाला का, उसने कोई चद्दर नाम का डीएसपी था, उसको थ्रेट्स दिए, उसको किया था, धमकियां दी थी। इमरान अब्बास चद्दर उसका नाम था। उसको उसने ना वीडियो पैगाम के जरिए कहा था कि मैं तेन नहीं छड़ना। ऐसी सूरत हाल में ना मलेशिया से उसको इंटरपोल के जरिए ले आए थे। हर केस में अगर ये लेके आ सकते होती ना हमारी पाकिस्तानी हुकूमत, या इनके पास इतने इख्तियारात होते या इतने ये ताकतवर होते, हर बंदे को ले आते, तो अभी तक हजारों बंदे बाहर बैठे हुए हैं, हजारों ने सैकड़ों जरूर बैठे हुए। बॉक्सी साहब को मैं इंटरपोल के जरिए लाया गया था, वो मुझे इसलिए नहीं पता, कंफर्म नहीं है। मेरा ख्याल आबद बॉक्सी साहब वहां पे अरेस्ट हुए थे, मेरा जो अंदाजा है। इंटरपोल के जरिए तो हमारे पास इतनी ताकत है ही नहीं, दूसरे मुल्क में बंदा ही नहीं देते। अभी तीफी बैठ के पीछे ये लगे हुए हैं ना, तो शायद वो ले भी आए, लेकिन ये ज्यादातर होता है कि केस का प्रेशर कम करने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। अच्छा शाहजोई साहब, आपका, क्योंकि मैंने आपके पास जितनी भी बैठकें हुई मैंने देखा कि आपके पास कानून का भी बड़ा इल्म है, क्योंकि आपके वालिद साहब भी लॉयर रह चुके हैं, आपके भाई भी लॉयर हैं, बेटा भी लॉयर है। हाँ, अच्छा, मतलब कि आप सारा, और आप जितनी अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं यहाँ पे, जितनी बुक्स रखी हुई हैं, तो मैं, आपने मुझे बताया था कि एक वक्त के शायद मेरे जो खानदान है इनके पास इतना इल्म ना हो जितना मेरे पास इल्म है। बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से। मुझे ये बताएं कि जो इस तरह के वाकयात होते हैं जिसमें किसी शख्स ने किसी शख्स को तैयार किया, किसी शख्स से रैकी करवाई और कोई मर्डर हो जाता है, इसमें किसी को सजा भी होती है? नहीं, पता है क्या, ये एक वकील साहब है, बड़े मशहूर है, अतीक गालबन उनका नाम है, बड़े उनकी वीडियोस बनती हैं। उन्होंने रात को ना एक बंदे को इंटरव्यू देते हुए ना कहा है, मेरा जैन को ही दे रहे थे, वही लड़का जिसे मतीन नाम, एक यूट्यूबर है लड़का, वो उसको इंटरव्यू दे रहे थे, वो लड़का जिसको मैंने आपको कहा इसको मेरे पास एक दफा आ लेने दें, देखे मैं इसका करता हूँ, उसे थंबनेल पे लिख के जीबो, उस लड़के को वो इंटरव्यू दे रहे हैं। उसको उन्होंने कहा कि ये एहसन शाह जो है ना 4 साल तक आ जाएगा बाहर। उनका तजर्बा जो है ना अपनी जगह है, मेरा तजर्बा अपनी जगह है। एहसन शाह के ऊपर जो जुर्म बन रहा है ना, जो जुर्म उसके ऊपर डाला जा रहा है या बन रहा है, या जिसमें उसको फंसाया जा रहा है, या जिसमें वो इन्वॉल्व है, मैं ऐसे कह लेता हूँ, 2 से 2.5 महीने बस की बेल हो जाएगी बस। हाँ जी। लेकिन उसकी बेल हो भी जाती है तो उसके लिए बड़े मसाइल नहीं है, क्योंकि दूसरी फैमिली जिसको उसने नुकसान पहुंचाया, और फिर जो एक सोशल मीडिया पे जिस कदर उसके खिलाफ एक तहरीक अमेज मतलब कि लोगों ने अपनी नफरत का इजहार किया, कितना मुश्किल होने वाला है ये एहसन शाह साहब के लिए? उसके लिए मुश्किल नहीं होने वाला, उसके लिए मरते दम तक अब जलालत है। ये बात तो लिखी पड़ी आपको बता रहा हूँ। जेल में भी उसके ऊपर अभी एक बंदे ने उसके मुंह पर थूक फेंका है थाने के अंदर, इसी तरह लोगों ने उसके ऊपर थूक ही फेंकना है। ये किरदार जो है ना अपने सारे खानदान को भी ले डूबा। जिस तरह जावेद इकबाल की फांसी के बाद उसकी लाश उसके घर वाले नहीं ना ले गए थे, इसी तरह अगर इसको सजाए मौत हो जाती है, फर्ज कर लें, तो इसके घर वालों ने इसकी बॉडी नहीं लेके जाना कि लोगों को ये ना पता लग जाए हमारा कुछ लगता था। उसने इतना गंदा काम किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि यानी कि ये वैसे आपके कानून के जो इल्म से फायदा उठाते हुए जो ये मुखबरी और इस तरह के यानी मामला में मुलविस होते हैं जिन्होंने रैकी शकी की होती है, थड़े मरवाए होते हैं, रैकिंग करवाई होती है, इनके लिए क्या कानूनी तौर पे कितनी की सजा होती है? एक सजा है, किसी को हुई नहीं आज तक। है कानून में, किताब में लिखी है कि ये जुर्म करने वाले को इतनी सजा है, लेकिन होती नहीं है, किसी को भी नहीं हुई। अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिखे। जब आप किसी को कोई ये पैसे दे के किसी शूटर से ये काम करवाते हैं, तो जब वो पकड़े जाते हैं तो इसका इल्जाम यानी कि कत्ल का शूटर के सर ही रहता है या जिसने उसको इस्तेमाल करवाया होता है वो मेन कल्प्रेट होता है? असल जो है ना वो शूटर होता है, वो बच्चा तो नहीं था, ये 60 साल का था। अब 25 साल का भी अगर बच्चा ले लो, बालग होता है। वो जो बंदा जाके कत्ल करता है वो पागल है। जुर्म तो वो उसने भी किया है ना। अगर मैंने किसी को भेजा है या किसी ने किसी को भेजा है तो वो उसका तो जुर्म है, करने वाला पागल है। अब अगर इस तरह उसको रियायत मिलनी शुरू हो जाए और सिर्फ करवाने वाले को, यार मैं आपको कहता जाके हमजा ये काम कर दो, आप वो काम कर देते हैं, तो क्या आपका क्या मतलब मैं जिम्मेदार हूं? मैं भी जिम्मेदार हूं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप गए क्यों? ये मतलब कि जो ईमा पे कत्ल किया गया वाला जुर्म उसका है, ज्यादती उसकी है। अगर हम बैठ के डिस्कस करेंगे हम दोनों को बुरा कहेंगे, लेकिन कानून के में जो है ना सजा लिखे होने के बावजूद, किताब में लिखा हुआ है
कि जो बंदा ये जुर्म करेगा उसको इतनी सजा, इतने साल सजा है, लेकिन होती नहीं, यहाँ पे हुई कभी नहीं। अच्छा, मैं ये जो बिलाज के दादा बनते हैं गालवा में, ख्याल है कि टीपू के वो मामू हैं बच्चू पहलवान साहब, उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे कहा यार हम तो मजलूम लोग हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है। उन्होंने मुझे बड़ी FIR दिखाई, उन्होंने कहा कि ये हमारे पे कत्ल डालेंगे और ये लोग हमारे कत्ल हुए। आपने भी ये सारा आपके सामने का मामला है, आप ये जो ट्रका वाली फैमिली है इसको किस तरह देखते हैं कि इनका भी कोई किरदार था इस दुश्मनी में? वो कहते हैं कि हम तो कारोबारी लोग थे और हमारे तो ये गल पड़ गई हुई थी। मैं बताता हूँ, तीफी बटन ने एक दफा फोन किया था टीपू को 2006 में कि ना मैंने तुम पे हमला करवाया, ना मैंने तुम्हारे बाप को मरवाया है। मैं दाता दरबार, खाने काबे, मस्जिद नबवी, जिधर आप कहते हो जाके न्याय दे सकता हूँ। ये बात बच्चू पहलवान, भाई पहलवान जिंदा है ना, मैं कई इंटरव्यूज में बता चुका हूँ, आप जाकर उनसे पूछ लें। टीपू ने ना, तीफी बट ने उसको ये भी कहा था टीपू को ना कि भाई मैं तुम्हें हलफ भी देता हूँ, और जो तुम्हारे गरीब गनमैन मर गए हैं ना 5 ऐवान अदल में, मैं फी कस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए लगाओ, 10 करोड़ रुपए अलग से देता हूँ, वो उनके घर वालों को दे दो, आपकी इज्जत भी रह जाएगी और मेरा न्याय ले ले। मैं आपके साथ ना आपका दुश्मन हूँ, ना मेरे घर से हनीफा वगैरह उठ के आपके बाप बिल्ले को मारने गए थे, ना ही मैंने ऐवान अदल वाला हमला करवाया। वो लोगों को भी बाद में पता लग गया, FIR में भी हम क्लियर हो गए हैं। ये तीफी बाट की और टीपू की बातें ही हैं। टीपू ने उसको कहा कि मैं आपको बताता हूँ, या कुछ बात कोई टाइम हुआ थोड़ा सा ना, टीपू ने जब अपने इन दोनों मामूओं से बात की है ना, ये दोनों मामू जरा स्टैंड ले गए, इन्होंने कहा ये सी बिल्ले की पैर भी नहीं छड़नी, साढ़े कातल है ही ना। फिर यहां से आगे जो है ना तमाशा जो है दोबारा, यानी कि फिर उसने समझ लिया कि अब तो मेरे दुश्मन है। तीफी बट अमन चाह रहा था, वो देखें बात सुने, लोग उसको कहते हैं गैंगस्टर। अभी बात तो यह है ना, इस वक्त बात करें ना हक सच की, तीफी बट कारोबारी आदमी, उसके ऊपर लेबल हैं कि वो सूद पे पैसे देता है, उसने पड़ा दे सूद के पैसों से बनाए हैं, उसने दुबई के अंदर प्रॉपर्टी बनाई है, सारा कुछ बनाया। भाई अगर उसने बनाया तो उसको पकड़ो ना उस जुर्मों में, मेरा उनके साथ क्या वास्ता है। लेकिन उसके ऊपर ये लेबल नहीं है कि उसने किसी को शूट करवाया। हाँ, नाजी भट्ट का जो फोन उसने ताहिर रशीद को किया है, नाजी भट्ट पास बैठा हुआ था, उसने ताहिर रशीद को यह कहा वो भरा किथे, उसने आगे से ये कहा मैं भरा पट्ठी सुट देता है। तो नाजी भट्ट ने ये कन्फर्म नहीं किया सुटा कि नहीं सुटा, उसने आधा शहर मार दिया और बाद में 6 महीने बाद उसका भाई जिंदा निकला है। इस तरह की बातें उसके डेरे पे हुई हैं, ये तीफी भट्ट के डेरे के ऊपर। लेकिन उसके ऊपर ऐसा मुझे नहीं पता। अब देखें नवीद लंबी वाला था, अगर इतने टाइगर या इतने बदमाश जैसे मीडिया पे कहा जा रहे डॉन या अंडरवर्ल्ड या गॉडफादर, तो नवीद लंबी वाला चौकों में खड़ा होकर इनका नाम ले लेके गालियां निकालता था। नवीद लंबी वाला वो एक इनको गालियां निकाल कर वो मशहूर हुआ था, उसको क्यों इन्होंने मरवा लिया, उसको आखिर पुलिस से मारा है। तीफी भट्ट को एवं हाईलाइट किया जा रहा है मीडिया के ऊपर, वो बंदा बिजनेसमैन है, उसके दुबई में काम है सारे इस तरह, तो कत्ल तो करवाया होगा उसने, मैं ये कब कह रहा हूँ कत्ल उसने नहीं करवाया। लेकिन आप ये देखें, कत्ल अगर उसने करवाया है तो उसी की दफा में उसको फिट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आ जाता है, इंटरपोल के लिए ले जाते हैं, रेड वारंट उसके आ जाते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसको जेल भेजते हैं, महीने बाद कोर्ट ने बेल ले लें। तो शफकात क्या किरदार थे? चौधरी शफकात धड़े में था, उसका धड़ा था ये, उसका बच्चू पहलवान कह रहे हैं कि हमें ये फोर्स करते होते थे कि आप सुलह करें। नहीं, फोर्स नहीं करते, वो इनका बंदा था। शफकात का ताल्लुक जो है इनके साथ है, नवीद सईद इनका धड़ा था। उमर विरक और फयाज एंड कंपनी जितने भी थे ना, वो सारे गोगी भट्ट के धड़े के थे। ये शफकात जो था ना, ये इनके धड़े का था। अच्छा, वो बहरहाल मेरे इंटरव्यू में ये बता रहे थे कि जो शफकात थे, इन्होंने कई बार हमें ये कोशिश की कि सुलह करें, हम सुलह नहीं करते थे तो अगले दिन हम FIR में नामजद हुए। उनकी याददाश्त कमजोर है, शफकात इनके धड़े का था। अच्छा, हाँ, एहसन शाह के हवाले से थोड़ा सा बताएं। मैं काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है, आपने खबर ब्रेक की कि जी उसकी टेंड हो गया, बाद में फिर तस्दीक भी हुई उसकी टेंड हुई है नहीं बाद में पता लगा कि टेंड हुई है, और फिर आपने थूक वाली जो है बात की, वो भी लोगों ने तस्दीक की कि आप तक ये कौन खबरें पहुंचा रहा है? मेरे तक ये खबरें ये कोई थाने से हो गए तो नहीं? नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे पास ये खबरें ना वही पुलिस अफसर जो मेरी कारकर्दगी और मेरी क्रेडिबिलिटी को मान रहे हैं, जिनको ये पता है कि ये बंदा यूट्यूबरों से हट के, अब ऐसी भी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं जैसी मैं कर रहा हूँ? हमें तो नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने बाहर निकलना है, आना है, जाना है। मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी की आधी से ज्यादा ख्वाहिशात खत्म कर दी हैं। पुलिस वाले जब देख रहे हैं ना कि यार इस तरह का बंदा जो हमें हमारी अच्छी चीज भी पब्लिक को दिखा रहा है, तो फिर जाहिर है वो मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और आपके पास तोते और चिड़िया, मेरे पास देव और जिन है, वो जाकर अंदर से ले आता है। देव या जिन भेजते हैं? मैं भेजता हूँ, खबर ले आता कि CIA ने बड़ा गुस्सा उतारा है एहसन शाह पे यार। वो इसके ऊपर इसलिए उतारा है कि इंडिया के कमेंट बॉक्स को खोले ना, नीचे ये लिखा हुआ है आप और हम बेगैरत लोग हैं, हम पाकिस्तानी पैसे लेकर अपनी माँ और बहन को बेच देते हैं, ये लिखा हुआ है। इसलिए पुलिस अच्छा कर रही है, इनके टिंडे नहीं। मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, मैंने सारे प्रोग्राम्स में ये बात की है, अब आपके प्रोग्राम में मैं बताने लगा हूं।
मैंने व्हाट्सएप पे जितने मैसेजेस रिसीव किए हैं ना, मुझे लोग कह रहे हैं कि चौधरी साहब ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਜੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ फायरिंग होनी तो उन्होंने ਇਹਨੂੰ ਲੈ जाना जे। ये मैं एडवांस सारी पुलिस को बता रहा हूँ कि इसके साथी जो है ना, जो इसके ग्रुप में इसके साथ शामिल थे या इसके जो हैंडलर हैं, उन्होंने इसको दौड़ाने आना है। और आप देख लीजिएगा, अगर वो इसको भगा कर ले गए तो आप मुझे बताएं पुलिस का मोराल 0-0 हो जाएगा। पुलिस वालों को ये चाहिए, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, कोई इसको दौड़ाने के लिए आता है तो उसके साथ मुकाबला करें, और वो जो भी उनको तो लड़े, उनको मारे, इसको ना भागने दे। अगर ये पुलिस कस्टडी से भाग जाता है तो क्या होगा, मुझे आप ये बताएं। ये तो मेरा ख्याल है उसकी 25-30 साल उम्र है, आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं हैवी वेट की तरह मतलब कि बता रहे कि लोग इसको छुड़वाने आएंगे, उसका इतना बड़ा जो है जुर्म भी नहीं है। आप खुद बता रहे हैं कि 2-2.5-3 माह में इसने वैसे बाहर आ जाना है, तो इसको कौन छुड़वाने आएगा और क्या वजह? इसकी वजह यह है कि जो व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे हैं ना, अब वो आते हैं कई फेक नंबरों से, कई बैरून मुल्क से कॉलें मुझे आ रही हैं, उनकी तस्दीक तो मैं नहीं कर सकता ना। वो क्या कहते हैं आपको? वो यही कहते हैं कि चौधरी साहब अदारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਏ, ਇਹਨੇ ਅਦਾਲਤੋਂ ਨੱਸ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜੋ ਨੱਸ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੇਲੋਂ ਤਰੀਖ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੱਸ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਪੋਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਸ नहीं कर सकता, ਉਹਨੂੰ मौत नजर आ रही है, ਉਹਨੇ कोई भी हरपा इख्तियार जो है ना कर लेना है। तो ये चीजें अदारों को मैंने बता दी। मुझे बताएं कि जितना आपने इस पे रिसर्च की, क्योंकि केस पे आपने बड़े इंटरव्यूज दिए और लोगों ने बहुत तादाद में इसको वायरल भी किया, पसंद भी किया, और आपकी बड़ी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी। ये एहसन शाह फंस गया, खुद गया, उन्होंने इसको घेरा, या ये खुद यानी इस चक्कर में था कि चले कहीं से कोई हाथ पड़ जाए कहीं, या कोई पैसे चार मिल जाए? क्या इसकी कहानी क्या थी? मुझे आप एक बात तो बताएं, एक बंदा टिकटॉक बनाता है, वो बंदा टिकटॉक पे ऐसी उरियानी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करता, बच्चा तो वो हो नहीं सकता। बलाज को किस तरह से खिला रहा था, वो खिलाने के बाद वो कितना उसने अपने आप को सेव किया, वो सऊदी अरब चला गया, टिंड उसने नहीं करवाई क्योंकि आगे टिकटॉक बनाने थे। केस से बचने के लिए वहां पे अपनी जो है ना एलिबाई बनवाई, पाकिस्तान आया, 302 भी पड़ गई और टिंड भी हो गई, दोनों चीजें हो गई ना। मुकाफाते अमल देखें। अभी वो जो है ना लड़का, वो आप जो बात कर रहे हैं कि वो क्या उसे कहते हैं, क्या सवाल क्या था? सवाल आपसे ये था कि ये खुद गया, उन्होंने देखा कि ये बिलाज के करीब है तो इसको घेर लिया जाए, या इसने खुद सोचा कि क्यों ना कहीं से कुछ 4 पैसे इकट्ठे कर लिए? मैं बताता हूँ, ये तो उसे पता था कि इसके पीछे लोग पड़े। जब किसी केस के ऊपर रिसर्च करते हैं ना, तो कई ऐसी बातें जो है नई खुल के सामने आती हैं। मैंने एक बंदे को पूछा, मैंने कहा यार जिस दिन इसे फायरिंग करवाई है, एक ही दिन में 2 घरों में क्यों करवाई थी? वो कहता है इसलिए करवाई थी कि उस दिन तीफी भट्ट के बेटे की सालगिरह थी, तीफी भट्ट के पोते की सालगिरह थी। आपको पता है बर्थडे वाले दिन छोटे बच्चों को दुआएं देते हैं, लंबी उम्र की, दराजी उम्र की, वो दिन सिलेक्ट किया गया। बलाज ने जो स्टार्ट में वो फायरिंग करवाई है ना, और उस फायरिंग के बाद जो तीफी भट्ट ने इसको फोन किया कि भतीजे की कराई, सुना है कि इसने आगे से जो है पूरा टेंडर उठाया है, इसने तीफी भट्ट को आंखें दिखाई हैं, इसने कहा दादा पोता पुत्र पर सब मार देंगे। उसकी ये जो धमकी थी ना, ये धमकी ने मजबूर किया कि वो इसके खिलाफ साजिश करें। अब आपने कहा कि ये बंदा वो बाहर क्यों गया है? बाहर वो इसलिए गया है, उसके जहन में ये बात थी, मैंने सारा नक्शा बनाया हुआ है, मेरे साथ इसके सारे गनमैन ऐड हो गए, अगर मैं पाकिस्तान के अंदर हुआ तो केस मेरे ऊपर हो जाएगा। उसने सेल्फ डिफेंस में ना अनाड़ी था ना, उसने अपनी गिरफ्तारी, उसने अपनी एलिबाई तो बनवा ली है, लेकिन बेवकूफ़ी क्या कर गया, बलाज को भी वीडियो लिंक के जरिए कॉलिंग कर रहा है, उसके साथ वाले गनमैनों को भी। केस जो कत्ल है ना, ये कहीं ना कहीं क्लू छोड़ जाता है। मेरी बात याद रखिएगा, ये नहीं होता कि आपको मैं बड़ा महान, कहीं ना कहीं गलती की है तो कत्ल पकड़ा जाता है, तो इसकी वो गलती ने इसको पकड़वा दी। मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि इसने जो 5 करोड़ की जो भी डील की, इससे दूसरे ग्रुप ने राब्ता किया कि यार तू ये काम करवा दे, या ये खुद चला गया कि चलो इसके पीछे लोग पड़े हैं, क्यों ना कैश कर लिया? वो तो मैंने प्रोग्राम में बता दिया कि ये खुद गया है, ये उसको मलिक जो है ना सुहेल को साथ लेके खुद गया है, और वहां पे जब ये गया ना, इससे जाके ऑडियो सुनाई है, उसकी बलाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई है, जिसमें वो कह रहा है मैं तीफी बड़ा सारा खानदान मार देगा। अब इसने वो रिकॉर्डिंग सुनाई है तो उसने इसका एतमाद किया है। फिर उसने इसको पूछा है कि तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? उसने कहा भट्ट साहब मेरी ख्वाहिश है कि मैं माम बड़ा बनवाना चाहना वा, तो मैं चाहना मेरे को पैसे होंगे मैं वो बनवा लवा, ताड़ा महल मर जाएगा, मेरा माम बड़ा बन जाएगा, 5 करोड़ में कोई डील हो गई है। ये बात जेन्युइन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इसलिए कि एक सोर्स वहां पे बैठा हुआ था। जो कि मैं स्टोरी कर रहा हूँ ना, तो मैंने सारी बात देखनी, मुझे उस बंदे ने बताया कि तीफी बाटे से यही कहता रहा, और यही जाकर उसको सारा बता गया है। अभी आप जो ये एहसन शाह के हवाले से, उसके बैकग्राउंड के हवाले से मैं आपको कुछ वीडियोस देखी, मैं वो आपसे ना डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बस वो एक फैमिली है, उनका तो नहीं कसूर कि एहसन शाह ने जो भी हरकत की। आपके पास ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? कहीं आप गुस्सा ही तो नहीं निकाली जा रहे कि आपको उस पर गुस्सा है तो आपने इस तरह की 2-4 बातें? मैंने रात को जो है ना एहसन शाह का प्रोग्राम किया है, उसमें मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंगें लगाई हैं,
साथ मैंने जो है ना एक पूरी तहरीर लगाई है। तहरीर क्यों लगाई है? बात को समझने में बंदे को टाइम लग जाता है। तस्वीरें इसलिए लगा दी, आप स्क्रीनशॉट लें और उसको बड़ा करके ना पढ़ लें। एक एक चीज जो है सबूत समेत लगाई हुई है, और मुझे उसके ऊपर गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये बात जेन्युइन है। रीजन पूछें क्या है? क्या रीजन? यार हम पाकिस्तानी बगैरत है ही नहीं। आप होगा या कोई और होगा, जो जो बर्दाश्त करेगा वो होगा। मैं तो हूं ही नहीं। मैं उसको ये जवाब दे रहा हूं कि बगैरता तेरी इस घटिया हरकत ने जो है ना हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पहले लोग हम पे हंसते हैं पाकिस्तानियों पे, और अब हम और तनकीद का निशाना बन गए। ये चीज है सर। ये जो आपका दियोर जिन है, ये कोई वर्दी में है या बगैर वर्दी के? नहीं, बगैर वर्दी के हैं। और ये जो है ना बड़े दम, इनका बड़ा पुख्ता दम है। अच्छा। कई लोग यहाँ पे आते हैं बस शबायाब हो गए जाते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जब भी इनके पास आते हैं, एक तो इनके पास कानूनी मामला पे बड़ी ग्रिप है। मैं जब भी आता हूँ तो इनके पास पूरा एक दत्था पड़ा होता है। ये मुख्तलिफ जो केस की कार्रवाई होती हैं वो पढ़ भी रहे होते हैं, और इनकी जो, यानी कि मैंने इनकी देखा कि इनकी जो याददाश्त है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इन्हें इवन के नाम तक याद होते हैं कि 1990 में ये फलां शख्स था, उसके साथ उसका जो गनमैन था उसका ये नाम था। और इस केस के हवाले से आपने इनको सोशल मीडिया पे देखा होगा कि पिछले 2 हफ्ते से जो ये खबर दे रहे हैं, क्योंकि और साथ ही ये भी बताएं सारे नाज़रीन को, कसम खा के, जब आप मैं कर क्या रहा था? ये जो है यहाँ पे वो स्टीम ले रहे थे, भाप क्यों ले रहे थे, था? क्योंकि इनको बता रहे हैं कि गला 2-3 दिन से खराब है। आपको इंटरव्यू देने के लिए। ये आपका और बहुत आपको शुक्रिया। इंटरव्यू दिया, और भाई आ गए, मैं उनको भी अब दूंगा, स्टीम लेके दूंगा। ये मेरे गले का हाल हुआ। और ये 2-3 दिन से मैं इनसे जब रब्ता कर रहा था, बता रहे थे कि मेरे गले की हालत बड़ी ख़राब है। और नाज़रीन, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी, उन्होंने कोई ख़ास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका इनेकाद नहीं किया, लेकिन जो शाहिद चौधरी साहब हैं ये अपने ज़राए से खबरें निकाल के ले आते हैं। इन्होंने बताया कि एसएचओ की टेंड हो गई है, फिर उन्होंने बताया कि कुछ दोस्त अब मिलने गए, उन्होंने थूक फेंका, और ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक भी होती रही। हमने जो है शाहिद चौधरी साहब के इल्म से फ़ायदा उठाते हुए ये प्रोग्राम किया। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।